डिमांड एस्टिमेशन बाय रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो मेन टॉपिक है चैप्टर 5 का, डिमांड एस्टिमेशन का। और रिग्रेशन एनालिसिस को जो भी हमने डिस्कस किया, इसका जो मेन पर्पस था वो ये जानना था कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, हम इसके थ्रू एस्टिमेशन और इक्वेशन को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्यों एस्टिमेट कर रहे थे, ताकि हम डिमांड को एस्टिमेट कर सकें। हम रिग्रेशन एनालिसिस क्यों पढ़ रहे थे, ताकि हम डिमांड एस्टिमेशन को सीख सकें। तो अब जो हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस है, ये एक टूल है जिसके थ्रू हमने डिमांड को एस्टिमेट करना है। और डिमांड एस्टिमेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं डिमांड एस्टिमेशन के। तो उसमें पहला स्टेप है हमारा मॉडल स्पेसिफिकेशन। जारी बात है, हम डिमांड एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट को कौन कौन से वेरिएबल्स हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो जो वेरिएबल्स हमारी प्रोडक्ट को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, हम उस उन तमाम जो होंगे वेरिएबल, उन तमाम वेरिएबल्स को हम कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर हम डेटा कलेक्शन, ये सारा कुछ हम करेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप है डिमांड एस्टिमेशन का। हमें ये पता होना चाहिए, आप जो कि मैनेजर है, एज ए मैनेजर आपने अपनी कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज करना है, आपका ऑब्जेक्टिव है। और आपको पता है कि एक प्रोडक्ट होती है, उसकी डिमांड जो है वो कुछ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वो वेरिएबल्स कौन से हैं, वो वेरिएबल वो बहुत सारे हो सकते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट की डिमांड पॉजिटिवली या नेगेटिवली डिपेंड कर रही होती है। तो अब जो वेरिएबल है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड कर रही है, अब आपके लिए वो वेरिएबल जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप उन वेरिएबल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी कमोडिटी की डिमांड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक नीचे इक्वेशन लिखी हुई है 5.26। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, number of consumers in the market, price of y commodity and taste of the consumer। अभी यहाँ पे कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये वेरिएबल्स ऐसे हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं। प्राइस का इफेक्ट जो है अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेडली जो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, इसका इफेक्ट डिमांड के ऊपर नेगेटिव होता है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड फॉल करेगी, प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज करेगी। जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, इसका एक्सपेक्टेड इफेक्ट जो है डिमांड के ऊपर वो पॉजिटिव है। और जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, इसका इफेक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर ये पॉजिटिव है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में इंक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होने के चांसेस हैं। फिर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, ये प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी जो है ये दूसरी कमोडिटी की प्राइस है, ये दूसरी कमोडिटी है। ये एक्स कमोडिटी के लिए सब्सिट्यूट भी हो सकती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिया है पी वाई, ये है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। ये सब्सिट्यूट भी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री भी। इसका डिसीजन होगा जब हम इस मॉडल को एस्टिमेट करके इसका साइन देखेंगे, तो साइन बताएगा कि ये सब्सिट्यूट है या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसको हमने यहाँ पे लिया है। और जो टेस्ट है, टेस्ट का इफेक्ट डिमांड के ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। टेस्ट अगर किसी कमोडिटी के लिए इम्प्रूव है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, अगर टेस्ट इम्प्रूव नहीं है तो डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक है मॉडल। अच्छा, अब ये मॉडल हमने यहाँ पे लिया है, ये मॉडल लेने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम देख सकें कि हमारी डिमांड को कौन से वेरिएबल्स नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं। जो सेकंड स्टेप है डिमांड एस्टिमेशन का, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा, जो सेकंड स्टेप है वो है जी कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डिमांड एस्टिमेशन का कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ऊपर वेरिएबल्स हमने लिए हैं, इन तमाम वेरिएबल्स के ऊपर डेटा कलेक्शन कैसे किया जाएगा। जो डेटा कलेक्शन है वो टाइम सीरीज भी हो सकता है, डेटा कलेक्शन जो है वो क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा मॉडल किस तरह का है। जो टाइम सीरीज डेटा है वो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो एनुअल भी हो सकता है, टाइम पीरियड जो है वो बाई एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। मीन्स हम एक साल के अंदर अगर हम एनुअल डेटा ले रहे हैं तो हम एक साल की एक ही वैल्यू लेंगे, फिर एक अगले साल की, फिर एक उससे अगले साल की, एक उससे अगले साल की। तो इस तरह से हम एनुअल वैल्यूज़ लेते हुए जो है हम ये जो डेटा लेंगे ये कहलाएगा टाइम सीरीज डेटा। तो
टाइम सीरीज एनुअल डेटा ये कहलाएगा। अगर हम ले रहे हैं क्वार्टरली डेटा, मीन्स हम साल की 4 वैल्यूज़ ले रहे हैं, एक साल की, फिर अगले साल की 4 वैल्यूज़, फिर उससे अगले साल की 4 वैल्यूज़। तो अगर हम इसको अरेंज कर लें तो ये क्या बन जाएगा, टाइम सीरीज क्वार्टरली डेटा। इसी तरह से मंथली जो जो क्रॉस सेक्शनल डेटा है, वो पता है क्रॉस सेक्शनल डेटा जो है ये एक ख़ास टाइम पे कलेक्ट किया जाता है, और इसमें जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। इसमें रिस्पॉन्डेंट्स डिफरेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो सेम होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये मुल्तान का डेटा आपने कलेक्ट करना है रिस्पॉन्डेंट से, और उनसे पूछनी है उनकी डिमांड, उन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उनकी इनकम, उनका टेस्ट, इस बारे में आपने प्रेफरेंसेस लेनी है। तो इस तरह से ये डेटा होगा, ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो ये डेटा जो है नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल ये सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिमांड इक्वेशन, कि हम स्पेसिफाएंगे फॉर्म ऑफ डिमांड इक्वेशन। ये फॉर्म ऑफ डिमांड इक्वेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म ऑफ डिमांड इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो आपने इकोनोमेट्रिक्स में कुछ मॉडल्स की फॉर्म्स पढ़ी हैं, जिसमें एक था लीनियर मॉडल, एक था लॉग लीनियर मॉडल, फिर आपने डिस्कस किया लीनियर लॉग मॉडल, फिर आपने पढ़ा लॉग लॉग मॉडल। अब वो ये जो बेसिकली है मॉडल की फॉर्म्स, ये तकरीबन 4 फॉर्म्स है, जिसमें एक हमने कहा कि लीनियर, सेकंड लिन लॉग, फिर लॉग लिन, फिर लॉग लॉग। ये जो 4 फॉर्म्स हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि लीनियर मॉडल जब आप एस्टिमेट करते हैं तो लीनियर मॉडल में आपने जो वेरिएबल्स के जो एक्चुअल यूनिट्स है, उसी यूनिट्स में आपने डेटा लिया और उसको एस्टिमेट कर दिया बाय यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस, और आपके जो रिजल्ट है आपने कहा कि ये रिजल्ट है लीनियर मॉडल के। फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें 5.26 जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है पहला क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है वो किस यूनिट पे होती है, क्वांटिटी होती है यूनिट्स के अंदर। लेट्स सपोज मैं ये पूछता हूँ कि ये आपकी कमोडिटी की डिमांड कितनी है, आप बताएंगे कि पर डे डिमांड जो है वो 100 यूनिट्स की है, 200 यूनिट्स की है। मींस जो क्वांटिटी है इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है यूनिट्स। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे पहला, वो है पी एक्स। पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। जो प्राइस है इसका यूनिट क्या होता है, रुपीज़। प्राइसेस को नॉर्मली हम रुपीज़ में मेजर करते हैं, प्राइसेस का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है रुपीज़ होता है। तो हमने प्राइसेस को लिया रुपीज़ के अंदर। तो फिर नेक्स्ट है जी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ये भी एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो इनकम है हमने इसको लिया रुपीज़ के अंदर। ज़ाहिर बात है इनकम की मेजरमेंट भी हम रुपीज़ के अंदर करते हैं। जबकि नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर जो है हम इसको किस में मेजर करते हैं, नंबर्स के अंदर, कि मार्केट में कितने कंज्यूमर हैं जी, 200। मार्केट में कितने कंज्यूमर हैं, 3000। तो हमने नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। फिर है पी वाई। पी वाई क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मींस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये जब प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी है इसका यूनिट क्या है, रुपीज़। तो यहाँ पे हम देखें कि इस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स का यूनिट रुपीज़ है, कुछ वेरिएबल्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो यूनिट्स है, कुछ वेरिएबल्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो नंबर्स है। तो ये अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है। और अगर हम इन्हीं यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर वेरिएबल्स को लें और हम उसके ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन एस्टीमेट होगी, उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये लीनियर फॉर्म ऑफ डिमांड इक्वेशन है, क्योंकि हमने किसी वेरिएबल का कोई लॉग नहीं लिया। जो वेरिएबल जिस सिचुएशन में हमने डेटा कलेक्ट किया था, जिस उसमें फॉर्म में, हमने उसी फॉर्म में जो है उसका रिजल्ट जो है हमने एस्टिमेट करके उसको शो कर दिया। तो ये है लीनियर फॉर्म ऑफ डिमांड इक्वेशन। तो सेकंड फॉर्म जिसे हमने यहाँ पे ली, लॉग लेन। अब लॉग लेन के अंदर क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लॉग में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो विदाउट लॉग होते हैं। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग में है, मीन्स हम सिर्फ लॉग लेंगे लॉग लेन फॉर्म के अंदर क्यू एक्स का। क्यू एक्स का हम लॉग ले लेंगे, तो बाकी तमाम वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो विदाउट लॉग होंगे। तो अब यहाँ पे लॉग लिया गया सिर्फ डिपेंडेंट का, ये है लॉग लेन मॉडल। फिर हम लॉग ले सकते हैं, मीन्स जो थर्ड फॉर्म है वो है लिन लॉग। लिन लॉग में क्या है कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल जो क्यू एक्स है इसका लॉग नहीं लेना, हमने लॉग लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? पी एक्स आई एन पी वाई। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का लॉग लेना है, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम लॉग लेंगे पी एक्स का, आई का, एन का, पी वाई का। तो ये जो मॉडल बनेगा, जब हम इसको रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू एस्टिमेट करेंगे लॉग लेने के बाद, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? वो आएगा लीनियर लॉग मॉडल का। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ डिमांड इक्वेशन है लॉग लॉग। जो फोर्थ फॉर्म ऑफ लॉग डिमांड इक्वेशन है वो है लॉग लॉग। इसके अंदर क्या होता है कि हमने लॉग लिया डिपेंडेंट वेरिएबल का भी, हमने लॉग लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी, और हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे इस लॉग लॉग मॉडल के, हम उनको कहते हैं कि ये रिजल्ट्स हैं लॉग लॉग मॉडल के, और ये रिजल्ट्स हम एक्सप्लेन करेंगे इन परसेंटेजेस। तो लॉग लॉग मॉडल में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी लॉग लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी लॉग लेते हैं। और ये 4 फॉर्म्स हैं डिमांड इक्वेशन की जो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजर किस फॉर्म को यूज़ करते हुए रिजल्ट्स कैलकुलेट करता है। क्योंकि ये जो 4 फॉर्म्स हैं इनके दरमियान जब आप रिजल्ट्स निकालते हैं, तो 4 फॉर्म्स के रिजल्ट निकालने के बाद जो चेंज आता है वो किसके अंदर आता है? पैरामीटर्स की एक्सप्लेनेशन के अंदर। कि ज़ाहिर बात है लीनियर फॉर्म में जब आपने किसी वेरिएबल को लॉग नहीं दिया है, तो जो रिजल्ट आएंगे हम उसको एक्चुअल यूनिट्स में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमने बात की प्राइस, हम बात कर रहे हैं लीनियर मॉडल की, हमने प्राइस का भी लॉग नहीं दिया लीनियर मॉडल में और डिमांड का भी लॉग नहीं लिया। तो जो हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यू टू 1 रुपी चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, द डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी विल इंक्रीज बाय जो भी A1 की वैल्यू होगी। तो हमने जब एक्सप्लेन किया, इंटरप्रेट किया रिजल्ट्स को इन लीनियर फॉर्म, तो हमने एक्चुअल यूनिट्स को यूज़ किया। पी एक्स का यूनिट था वो रुपीज़ था, क्यू एक्स का यूनिट जो है वो यूनिट था, तो हमने एक्चुअल यूनिट्स में रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया। जब हमने लॉग लाइन मॉडल लिया, जब हमने लॉग लिया डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो अब हम एक्सप्लेन करते हुए किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे? ड्यू टू 1 रुपी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, द डिमांड विल डिमांड विल बी चेंज्ड बाय समथिंग परसेंट। क्योंकि हमने डिमांड का लॉग लिया है तो हमने इसको परसेंटेज में एक्सप्लेन करना है, जबकि प्राइस का लॉग नहीं लिया तो हमने प्राइस के साथ रुपीज़ ही लगाना है। किस सूरत में? जब हमने लॉग लेन मॉडल एस्टिमेट किया तो हमने क्या कहा कि ड्यू टू 1 रुपी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, द डिमांड विल बी चेंज्ड बाय समथिंग परसेंट। क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है यहाँ पे A1 की, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू को नहीं ले सकते। हम जैसा हम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे समथिंग के अंदर। फिर हमारे पास जो थर्ड फॉर्म थी वो थी लीनियर लॉग, लिन लॉग मॉडल में हमने लॉग लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तो अब हम इस सूरत में जब एक्सप्लेन करेंगे रिजल्ट्स को, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का लॉग लिया है, मीन्स अब पी जो है प्राइस जो है वो लॉग में है, जबकि क्वांटिटी जो है डिमांड जो है वो लॉग में नहीं है। तो अब हम रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अब हम एक्सप्लेन करेंगे ड्यू टू 1% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, द डिमांड विल बी चेंज बाय समथिंग यूनिट्स। अब हमने डिमांड के साथ यूनिट का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि एक्चुअल यूनिट जो है डिमांड का वो यूनिट्स ही है, जबकि प्राइस के साथ हमने परसेंटेज का साइन, परसेंटेज हमने लिखा क्यों? क्योंकि हमने प्राइस का लॉग लिया हुआ है। इसी तरह से जब हम इनकम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ड्यू टू 1% इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड विल बी चेंज्ड बाय समथिंग यूनिट्स। क्योंकि हमने इनकम का भी लॉग लिया तो हमने उसके साथ परसेंटेज लगाया, और हमने डिमांड का लॉग नहीं लिया तो हमने डिमांड के साथ यूनिट्स का वर्ड यूज़ किया। अब जो फोर्थ फॉर्म है वो है लॉग लॉग फॉर्म। जो लॉग लॉग फॉर्म है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि अब दोनों साइड्स का लॉग लिया गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी। तो अब रिजल्ट्स को एक्सप्लेन हम किस तरह से करेंगे? ड्यू टू 1% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, द डिमांड विल बी चेंज्ड बाय समथिंग परसेंट। Due to 1% increase in income of the consumer, the demand will be changed by something percent. Due to 1% increase in number of consumers, the demand will be changed by something percent. Due to 1% increase in price of Y commodity, the demand will be changed by something percent. तो हमने यहाँ पे something का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये पैरामीटर्स A1 A2 A3 A4 हमारे पास एस्टिमेटेड यहाँ पर नहीं मौजूद। तो बहरहाल
जो 4 फॉर्म्स हैं इसमें इंटरप्रिटेशन हमें डिफरेंट नज़र आ रही है। एक में परसेंटेज है, एक में परसेंटेज नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर कि मैनेजर को किस किस्म की फॉर्म को चूज़ करना है। तो बहरहाल ये था थर्ड स्टेप। जो फोर्थ स्टेप है वो है टेस्टिंग दी इकोनोमेट्रिक रिजल्ट्स। ये जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने इस इक्वेशन को जो एस्टिमेट करना है, ये रिग्रेशन इक्वेशन 5.27 है, जब हमने इसको एस्टिमेट करना है तो सारी बात है ए नॉट की वैल्यू भी आएगी, A1 की वैल्यू भी आएगी, A2 की वैल्यू भी आएगी, A3 की, A4 की भी वैल्यू आएगी। तो अब जब वैल्यू एस्टिमेट होके आ चुकी होगी तो हमने उन वैल्यूज़ की रिलायबिलिटी को चेक करना है, उसके सिग्निफिकेंस को चेक करना है स्टेप 4 पे। तो वहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिंग दी इकोनोमेट्रिक रिजल्ट्स। तो जो भी इकोनोमेट्रिक रिजल्ट्स आए हमने वो जो है इकोनोमेट्रिक रिजल्ट्स को हमने टेस्ट करना है इन फोर्थ स्टेप। और हमें चेक करना है कि टी टेस्ट की क्या वैल्यू है, कितने वेरिएबल सिग्निफिकेंट हैं, आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, एडजस्टेड आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है। हमने चेक करना है एफ टेस्ट की क्या वैल्यू है। अगर तमाम टेस्ट की वैल्यूज जो हैं वो सूटेबल होंगी, सिग्निफिकेंट होगी, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ओवरऑल मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है और जो हमने डिमांड एस्टिमेट की है वो ठीक एस्टिमेट की है। और अब डिमांड एस्टिमेट करने के बाद जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो भी हमारी सूटेबल और डिज़ायरेबल रिलायबल हमारी पॉलिसी होगी, क्योंकि हमारे रिजल्ट जो है वो ठीक है, सूटेबल हैं। तो ये था हमारे पास जी 4 स्टेप्स टू एस्टिमेट दी डिमांड, ठीक है, बाय यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन आता है, जो पोर्शन आता है, तो वो है जी इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी।